नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। कैबिनेट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब महिलाओं को मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते के बजाय 26 हफ्ते मिलेगी। इसके बाद यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने एनबीएफसीज में विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद दूसरी वित्तीय सेवाओं में ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश आसान होगा। और कैबिनेट के इन बड़े फैसलों पर मेरे सहयोगी आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, किन बड़े फैसलों पर मोहर लगी है और आज? देखिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट बिल था उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि ये बिल पहले ही राज्यसभा में आज लिस्टेड हो चुका था आने के लिए, लेकिन आज कश्मीर पे बहस की वजह से ये बिल नहीं आज ले पाए। लेकिन इसको कैबिनेट ने आज अप्रूवल दिया है। जो तमाम चेंजेस किए गए हैं, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट में जो 12 हफ्ते से बढ़ाकर सीधे 26 हफ्ते करने का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं को काफ़ी राहत होगी। और साथ ही साथ कई और तरह के जैसे सरोगेट मदर्स हैं, साथ ही साथ जो अडॉप्ट करती हैं, उनको भी 12 हफ्ते का जो मैटरनिटी बेनिफिट देने का प्रोविज़न है, उसको इस बिल के ज़रिए अमेंड किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने आज किया। और साथ ही साथ जो एफडीआई जो जितने भी फाइनेंशियल कंपनी हैं उनमें दिया, तो जितने भी विदेशी कंपनियां हैं वो सीधे इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में अपना सीधा निवेश कर पाएंगी 100% ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए। तो ये दो अहम फैसले हैं जो कैबिनेट की तरफ से सरकार ने आज किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। वैसे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैटरनिटी बेनिफिट बिल कैबिनेट में पास होने के बाद, कानून बनने के बाद कामकाजी महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव इसके तहत मिलेगी। और खास तौर पर बच्चा गोद लेने वाले या फिर सरोगेट मदर्स को भी 16 हफ्ते की मैटरनिटी लीव इसके तहत मिलेगी। करीब 60 लाख कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने महिलाओं को फिलहाल मिलने वाली 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का प्रस्ताव रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली करीब 32 लाख महिलाओं और प्राइवेट सेक्टर में 28 लाख कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट बिल का फायदा मिलेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत दुनिया के उन 40 देशों में शुमार हो जाएगा जहां 18 हफ्ते से ज्यादा मैटरनिटी लीव दी जाती है। कानून बनने के बाद निजी, सरकारी या किसी भी संस्थान में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव पाने का अधिकार होगा। 26 हफ्ते की इस मैटरनिटी लीव के दौरान महिला को पूरी सैलरी दी जाएगी। इस बिल में खास बात यह है कि बच्चा गोद लेने वाली या सरोगेसी की मदद से मां बनने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। फिलहाल मैटरनिटी बेनिफिट कानून के तहत बच्चा गोद लेने वाली या सरोगेट मदर्स को छुट्टी नहीं दी जाती। इसके अलावा जिन संस्थान में 50 से ज्यादा कर्मचारी होंगे, उन संस्थान को क्रेच की सुविधा देना जरूरी होगा। मैटरनिटी बेनिफिट बिल की एक और खास बात ये है कि इनमें माताओं को घर से काम करने देने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीद यही है कि भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। फिलहाल भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं के वर्क प्लेस छोड़ने का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह उन्हें बहुत कम मैटरनिटी लीव मिलना और काम पर जल्दी लौटने का दबाव है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का भी कहना है कि महिलाओं को कम से कम 14 हफ्ते की मैटरनिटी लीव जरूरी है, लेकिन उन्हें 18 हफ्ते की लीव मिलनी चाहिए। ILO के वर्किंग कंडीशन लॉज रिपोर्ट 2012 के मुताबिक एशिया पैसिफिक रीजन के 82% देशों के कानून में मैटरनिटी लीव के 12 से 18 हफ्ते की बात कही गई है। यानी इस कानून के बाद कामकाजी महिलाओं के अच्छे दिन आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साथ ही महिलाओं को फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करने का अधिकार दिलाने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 को प्रावधानों के मुताबिक नाइट शिफ्ट के लिए कंपनियों को महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। कंपनियों के रेस्ट रूम, बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच और कैब की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। ये प्रावधान कम से कम 40 वर्कर्स वाली फैक्ट्रियों पर लागू होंगे। इस बिल में काम के घंटे बढ़ाने और उसके एवज में ओवरटाइम देने का भी प्रावधान है। इस बिल से ट्रांसजेंडर को भी वर्कप्लेस पर बिना किसी भेदभाव के काम करने का अधिकार मिलेगा। एक
लेकर बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपने ड्राइवरलेस कारों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब देश में ड्राइवरलेस और ऑटोनोमस कमर्शियल वाहनों की बात हो रही है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो ट्रक और ट्रैक्टर भी बिना ड्राइवर के चलेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का कहना है कि महिंद्रा को ड्राइवरलेस और ऑटोनोमस कमर्शियल व्हीकल डेवलप करने की दिशा में काम करना चाहिए। महिंद्रा के मुताबिक ऑटोनोमस ट्रैक्टर देश में फूड प्रोडक्शन की तस्वीर बदल सकते हैं। महिंद्रा ऑटोनोमस ट्रैक्टर के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। महिंद्रा ने कहा कि बैटरी की लागत घटने से इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच भी बढ़ेगी और महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहनों की रेस में मुनाफे वाली कंपनी बनना चाहती है। मेरे सहयोगी अनुराग शाह से बात करते हैं। अनुराग, महिंद्रा का ड्राइवरलेस वाहनों को लेकर ये ग्रैंड प्लान क्या कहता है? जिस तरह से आज महिंद्रा ग्रुप की 70वीं एजीएम थी और इस एजीएम के अंदर कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक आगे का रोड मैप रखा और आगे का आउटलुक रखा कि क्या क्या कंपनी के प्लान्स है, और उसी प्लान्स के तहत आनंद महिंद्रा ने आज ये कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में ड्राइवरलेस और ऑटोनोमस गाड़ियों की बात हो रही है और टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रही है उसमें ये दिन दूर नहीं जबकि एक प्लान तरीके से आगे बढ़ते हुए ड्राइवरलेस गाड़ी और ऑटोनोमस व्हीकल्स पे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर प्लान सिटीज हो और उसके अंदर कंपनियां अगर जो ड्राइवरलेस गाड़ियां लेकर आती है तो ड्राइवरलेस गाड़ियां सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आज आनंद महिंद्रा ने कही कि जो महिंद्रा ग्रुप का प्लान है जिस पे वो काफ़ी अभी फोकस कर रहे हैं वो है ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स को लाने का, भारत के अंदर ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स का इन्वेंशन करने का, और इस पे कंपनी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाकई अनुराग, और कुछ और क्या एक्सक्लूसिव प्लान्स है खुद बता रहे हैं आनंद महिंद्रा। But the point of my words today was to emphasize to you all that if anyone is feverishly preparing for a disruptive future of mobility, it is Mahindra. And of course, I hope that you will all continue to be partners in that future with us. Thank you. M&M के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलावों को बेहतर बताया है। गोयनका का कहना है कि कानून बनने के बाद कंपनियां सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगी। गोयनका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लगे डीजल गाड़ियों का बैन को हटा सकता है। साथ ही गोयनका के मुताबिक एनजीटी के ऑर्डर को लागू करना मुश्किल है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस अच्छे हुए हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जो गाड़ियाँ बनाते हैं और जो हम गाड़ियाँ बेचते हैं वो कंज्यूमर के लिए सेफ रहे और उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करें। सेफ्टी के रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो उनको इन रिक्वायरमेंट्स को और ज़रा टाइटन किया गया है ताकि कंज्यूमर भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए और मैन्युफैक्चरर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है। ज्यादा किराया वसूलने के आरोपों के बाद ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी बना ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऐप बेस्ड कैब सर्विस को लेकर पॉलिसी बनाने को कहा था। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक ओला और उबर जैसी कंपनियां अब सर्ज प्राइस नहीं वसूल सकेंगी। सरकार ये पॉलिसी मंजूरी के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजेगी। खासियत यह है कि आप कभी भी सर्ज प्राइसिंग नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं ले सकते हैं, तरह तरह के हिडन चार्जेस हैं वो नहीं ले सकते हैं। आप मीटर भी हम लगाने की बात कर रहे हैं कि उसमें मीटर से चलना होगा कि मीटर जो चार्ज है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ऑड इवन के दूसरे चरण के दौरान कई यात्रियों ने उबर और ओला के खिलाफ सर्ज प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि सर्ज प्राइसिंग दिन दहाड़े लूट है, कोई जिम्मेदार सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती। केजरीवाल सरकार ने सर्ज प्राइस न खत्म करने पर कैब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। केजरीवाल की चेतावनी के बाद कंपनियों ने सर्ज प्राइस को खत्म कर दिया था। हालांकि ऑड इवन खत्म होने के बाद फिर सर्ज प्राइस वसूलना शुरू कर दिया था। बात करते हैं शेयर मार्केट की। आज बाजार में भारी बिकवाली रही। निफ्टी ने 8,600 का स्तर तोड़ दिया। ये 24 जून के बाद बाजार में सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी की 70,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हो गई। निफ्टी 103 अंक, सेंसेक्स 310 अंक गिरकर बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए और सबसे ज्यादा बिकवाली सरकारी बैंकों, सीमेंट, ऑटो, एनर्जी, फार्मा शेयरों में रही और चुनिंदा एग्री शेयरों में आज खरीदारी दिखी। You have to wait to see what bursts the liquidity bubble and what impact that would have.
on global markets, and then obviously reflecting that through to India. So it's very difficult to say the direction, because liquidity as it remains strong at the moment means momentum is still there for all markets as we've been seeing. So we just have to wait for that time. It's very difficult to kind of be overly negative right this second, because it's making you look very stupid to do so, given markets are moving higher. So just sit there, enjoy the momentum, but something will change. अप्रैल मई तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है और इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 850 करोड़ रुपए से बढ़कर 955 करोड़ रुपए रहा है। जी बिजनेस का अनुमान था कि 925 करोड़ रुपए के मुनाफा का अनुमान जताया था, वही कंपनी के मार्जिन और ऑटोमोटिव कारोबार ने निराश ही किया है। पहली तिमाही में कंपनी की आय 14% बढ़कर 11,943 करोड़ रुपए हो गई है। साल 2007 के बाद कंपनी के जो फार्म इक्विपमेंट है कारोबार का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। फार्म इक्विपमेंट कारोबार में करीब 14.5% का इजाफा देखने को मिला है। Automotive, as you know, has grown about 9% in the quarter overall, and Mahindra has also grown at about the same pace. In tractor, the industry has grown extremely well, as we had expected because of monsoon. In fact, somewhat better than what we had thought it would be. And Mahindra has performed even better within the industry in terms of our market share growth. शॉप क्लूज 2017 के अंत में आईपीओ ला सकती है। शॉप क्लूज की को-फाउंडर राधिका अग्रवाल के मुताबिक शॉप क्लूज का आईपीओ 2017 के अंत में आ सकता है। राधिका अग्रवाल ने कहा कि शॉप क्लूज मुनाफे को लेकर काफी गंभीर है। IPO प्लान करने के लिए तो you have to look at the entire macro economy, the external environments as well. But will we be in a position as a company where we are ready to take the company to an IPO? We do believe that by end of next year we will be in a position to take the company to IPO. चने के बाद अब चीनी के वायदा कारोबार पर रोक लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर चीनी के दाम बढ़ते रहे तो चीनी वायदा पर रोक लगाई जा सकती है। मंगलवार को ही एक्सचेंजेस ने चीनी वायदा की खरीदारी पर मार्जिन 15% से बढ़ाकर 45% किया है। इस खबर के बाद चीनी वायदा में गिरावट बढ़ गई है। वायदा बाजार में चीनी का भाव 1.5% से ज्यादा लुढ़क गया है। फरवरी से अब तक चीनी वायदा का भाव करीब 30% बढ़ा है। रिटेल में भी एक साल में चीनी का भाव करीब 50% से ज्यादा बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो के ऊपर है। यही वजह है कि चीनी पर सरकार की पैनी नजर है। इससे पहले सरकार ने चीनी पर स्टॉक लिमिट लगाने के साथ साथ 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई। सरकार को डर है कि कहीं दाल के बाद चीनी के दाम भी बेकाबू ना हो जाएं। देश के बड़े बैंकों में करीब 321 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने इसी सिलसिले में मामला दर्ज किया है। सीबीआई घोटाले के सिलसिले में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी चंडीगढ़, लुधियाना, पंचकुला में चल रही है। इसके अलावा अमृतसर के जेरकपुर में भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। कोल घोटाले की धीमी जांच पर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीबीआई की खिंचाई की है। कोर्ट ने अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक आवंटन की धीमी जांच पर यह खिंचाई की। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कोल घोटाले में कई लोगों से अभी पूछताछ बाकी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि एक शख्स से अभी पूछताछ करनी है और अभी भी वो शख्स विदेश में है। कोर्ट में सरकारी गवाह बने सुरेश सिंघल का बयान भी रिकॉर्ड किया। कोर्ट ने सुरेश सिंघल को बिना बताए देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही सीबीआई कोर्ट में सिंघल का नाम आरोपियों की सूची से हटाते हुए माफी भी दे दी। सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाया गया है और मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। आपको बताएं कि इस मामले में नवीन जिंदल समेत 12 लोग आरोपी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के आरोपों को बेबुनियाद बताया। दरअसल COAI ने ट्राई पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। ट्राई चेयरमैन RS शर्मा ने कहा कि रिलायंस जियो और COAI के बीच चल रहे झगड़े में दूरसंचार विभाग को दखल देना चाहिए। आज रिलायंस जियो ने COAI पर आरोप लगाते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो के एंट्री को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी का नाम भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। रिलायंस जियो ने इस बारे में दूरसंचार विभाग और ट्राई को चिट्ठी लिखी थी। रिलायंस जियो ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां जियो के लॉन्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने रिलायंस जियो पर नेटवर्क चोक करने के भी आरोप लगाए थे।
In case there are sort of disputes between two operators, the TRAI is not the body which actually decides disputes between the two operators or individual consumer grievances. The two operators' disputes are decided by TDSAT. So they, in case there are disputes which can be decided. स्टील कंपनियों की डिमांड, सरकार ने एक बार फिर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे घरेलू स्टील कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई है और प्रोटेक्शन का फायदा उठाकर कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही है, लेकिन इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ सकता है। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के जरिए प्रोटेक्शन का फायदा उठा रही स्टील कंपनियां कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। पिछले 3 महीने में स्टील प्रोडक्ट्स करीब 20 से 22% महंगे हो चुके हैं। पिछले 6 महीनों में हॉट रोल्ड कॉइल्स और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं और इनकी कीमत 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ये कीमतें ऐसे वक्त बढ़ रही हैं जब स्टील का इस्तेमाल करने वाले ऑटो, इंजीनियरिंग गुड्स, मेडिकल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर डिमांड में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्टील कीमतों में बढ़ोतरी का असर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर दिखने लगा है। We have seen the prices going up by 20-25% up, and this is really bothering the industry. We as a manufacturer for gearboxes, supplying to OEMs, they are really feeling the pinch of this increase in price, and which is really affecting our business also now. So, of course, this price increase is affecting the industry now. इंफ्रा सेक्टर में डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही दबाव में है। ऐसे में अगर स्टील की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो इकोनॉमी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा है। ऐसा नहीं है जो आज स्टील का कीमत बढ़ गया है इमीडिएटली एक्सपोर्ट फॉल होगा, क्योंकि आज जो स्टील है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सपोर्ट होते होते 4 से 6 महीना लगेगा। तो ये जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है इसका इफेक्ट आते भी 4-6 महीना लगेगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट जरूर आने का है। स्टील कंपनियां रॉ मटेरियल के दामों में बढ़ोतरी का हवाला देकर कीमतें बढ़ा रही हैं, लेकिन स्टील का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर का तर्क है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में स्टील सस्ती हो रही है, भारत में दाम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली।